हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल मेहरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और उसका भी बस कुछ दिन बाद से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से ही आपकी जो पढ़ाई है वो आप तब शुरू करेंगे। लेकिन हमने मेहरा क्लासेस ने अपनी पढ़ाई काफ़ी पहले से करीब-करीब हमारा महीना भर, डेढ़ महीना पहले से पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। हमारी काफ़ी यूनिट्स हो चुकी हैं। पीडीएफ बुक्स सारी अवेलेबल हमने करवा दी है, जो-जो यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं। इसके साथ-साथ ही हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ और एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवा रहे हैं हम, जैसे-जैसे हमारी यूनिट्स होती जा रही हैं। इसी क्रम में हमने यूनिट 10 को अपनी स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि यूनिट 10 का जो कंटेंट है वो जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाता था, बच्चों को ढूँढने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती थी। क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट थी जो थोड़ी-सी हमें टफ पड़ रही थी, इसलिए हमने ये यूनिट पहले स्टार्ट करा दी थी, जो आज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमने अपनी जो यूनिट स्टार्ट की थी तो उसमें हमने देखा था कि हमने लोक साहित्य कंप्लीट करवा दिया था। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, जिसके अंतर्गत हमने मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, निमाड़ी, इसका हमने अपना जो लोक साहित्य था वो कंप्लीट करवा दिया था। अब हमारा बचा था जनजातीय साहित्य, ये हमने कंप्लीट नहीं करवाया था। तो आज हम ये जनजातीय साहित्य कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम कंप्लीट करेंगे लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका और जनजातीय साहित्य के संरक्षण में, संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मर्ज कर दिया है। हम इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जनजातीय साहित्य और लोक कलाओं के संरक्षण और जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि आपके लिए अगर आपको यूनिट 10 से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम जा रही है बुक्स की, या आपको बुक्स नहीं अवेलेबल हो पा रही है, पीडीएफ नहीं हो पा रही है, या आपको जो पीडीएफ दिखाई जा रही है आपको वो सुटेबल नहीं लगता, आपको ये लगता है कि आपको खुद का नोट्स होना चाहिए, तो आप पैरा क्लासेस ऐप पे जाकर बुक्स अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना जो कंटेंट है, अपना जो नोट्स है, आप वो वहां बना सकते हैं। अब हम देखते हैं जनजातीय साहित्य में। हम पहले ये देखना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश में कितनी कितनी जनजातियां हैं, कहाँ कहाँ निवास करती हैं। अभी तो हमने जब बघेलखंड का क्षेत्र पढ़ा था तो हमने तो ये पढ़ लिया था कि भाई सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा बघेलखंड का क्षेत्र है। फिर आपका बुंदेलखंड का ये टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, ये वाला जो एरिया है ये आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। निमाड़ में हमने देखा, मालवा में हमने देखा था ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ये वाला हमने एरिया देखा था। मालवा वाला, निमाड़ वाला हमने देखा था अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, ये हमने देखा था निमाड़ वाला क्षेत्र। इसके अलावा भी क्या इन्हीं इन्हीं क्षेत्रों में जनजातियां रहती है? नहीं, जनजातियां तो आपकी यहाँ भी रहती है, जनजातियां तो आपकी यहाँ भी रहती हैं, जनजातियां तो आपकी यहाँ भी रहती हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें केवल ये 4 क्षेत्र दिए गए थे, तो हमने इन 4 क्षेत्रों को पढ़ा। लेकिन जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश को लेकर पढ़ेंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी जनजातियां हैं और वो कहाँ-कहाँ पर रहती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको मैप मैप के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी जनजातियां कहाँ-कहाँ रहती हैं। ठीक है, ये एक आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये जो आपको हल्का सा यहाँ पर आपको क्रीम कलर का दिख रहा है ना, ये है सहारिया जनजाति का क्षेत्र है। ठीक है, ये सहारिया जनजाति होती है जो हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी उत्तरी छोर में रहती है। कोल जनजाति ये हमारे बघेलखंड के क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा पनिका जाति भी, ये देखिए। फिर हमारा कौन सा, बैगा जनजाति, फिर हमारा भारिया जनजाति, फिर हमारा कोरकू जनजाति। ठीक है, फिर हमारा भील जनजाति। अब भील जनजाति हमारा मालवा क्षेत्र के भी अंतर्गत आती है और हमारी निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत भी आती है। इसी तरह से यहाँ पर भी जनजातियां हैं। ठीक है, तो हम इन सब जनजातियों को क्षेत्र विशेष के दृष्टि से देखेंगे। अब देखिए ये मैप है, इसमें आपको करीब करीब आपको पता चल जाएगा किस किस जिलों में कौन कौन सी जनजातियां हैं। जिले आपको पता होने चाहिए कि आपके बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, आपके बघेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, आपके निमाड़ में कौन से जिले आते हैं और आपके मालवा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दी जाए, जब आपका जनजातीय साहित्य पूछा जाएगा तो आपका क्षेत्र के संदर्भ में नहीं पूछा जाएगा, बस
जनजाति के संदर्भ में पूछा जाएगा कि गौड़ जनजाति का क्या क्या है, भारिया जनजाति का क्या क्या है, ये आपका भील जनजाति का, ये आपको क्षेत्र की दृष्टि से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा अपने ओवरव्यू के लिए कि ये किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक जनजाति को और उनके बारे में विशेषताएं पढ़ते हैं कि उसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये है जो आपका मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनजातियों के क्षेत्र हैं। एक है मालवा क्षेत्र में भील, भिलाला, बारेला जनजाति है। निमाड़ क्षेत्र में भील, कोरकू, गोंड जनजाति है। चंबल क्षेत्र में सहरिया, खैरवार जनजाति है। बुंदेलखंड में कौंदवार, सहरिया भी जनजाति है। बघेलखंड में कोल, बैगा, गोंड जनजाति है। और महाकौशल क्षेत्र में बैगा, गोंड, भारिया, कोरकू ये जनजातियां हैं। ठीक है, अब हम एक एक जाति को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी भील जनजाति है। ठीक है, इसका नृत्य और गान हम पढ़ते हैं। क्या है इसका नृत्य और गान? हमने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि नृत्य और गान को, नृत्य को अगर हमने लोक नृत्य नहीं पूछा गया है, लेकिन हम वो साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से हम नृत्य को शामिल करेंगे, क्योंकि नृत्य कभी कभी गीत के संदर्भ में पूछ लेता है। ठीक है, तो डोहिया नृत्य, गहर नृत्य, डोहो नृत्य, गरबी नृत्य। ठीक है, गरबी हमने कब पढ़ा था? मालवा निमाड़ के संदर्भ में पढ़ा था गरबी। वीर वाल्या ये हमने नहीं पढ़ा था, वीर वाल्या। ठीक है, नेजा नृत्य, रेलो गीत, देखो गीत है, नृत्य में आया है लेकिन गीत है। ठीक है, सुभांटिया, सुभांटिया, ये अच्छा ये तीन गीत थे, ये तीन है ना, ये गीत है, रेलो, सुभांटिया और ये गीत है, ये गीत में आएगा आपका। ठीक है, रेलो गीत, सुबंटिया और हमसीड़ो। ठीक है, ये आपका निमाड़ के संदर्भ में भी पूछ सकता है आपसे, और आपका क्या कहते हैं जनजातीय साहित्य के उस पर भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अपना, आगे हम देखते हैं गोंड जनजाति। अभी हमने लोकेशन, अगर आपको नहीं पता गोंड जाति कहाँ, तो आप लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, उसको उससे आप ना रिलेट कर पाएंगे कि बघेल, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हमने बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा, निवाड़ इन सब में पढ़ लिया, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बघेलखंड पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जनजातियां भी आएंगी ना, इसलिए। ठीक है, तो आपका गोंड जनजाति। ठीक है, इसके नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा, सैला, कहरवा, भड़ोनी, सुआ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। गीत कौन कौन से हैं? पंडवानी, ददरिया, नेहडोरा, सेताम, झूमा झूमर। अब पंडवानी विशेषता छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, पर चूंकि गोंड जनजाति और प्लस बघेलखंड ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सटा हुआ है छत्तीसगढ़ से, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ भी होता है। फिर बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा, देखो कर्मा गोंड में भी मिला, इसमें भी मिला। हमें कुछ चीजें मालवा में मिलती है सेम, निमाड़ में भी सेम मिलती है, बघेलखंड में भी सेम मिलती है, बुंदेलखंड में भी सेम मिलती है, तो कुछ कुछ चीजें हमारी एक जैसी हो जाती है, लेकिन अलग क्या है? विल्मा, वावरिया, सैला, परधौनी, सुआ तभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, झरपट, रीना, रीना, भड़ौनी और फाग। ठीक है, अब इसके बारे में विशेष देखिए क्या क्या है इनके बारे में विशेष, कि कर्मा नृत्य कब होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, झरपट में क्या होता है, रीना नृत्य में क्या होता है, सैला नृत्य में क्या होता है, परधौनी नृत्य में क्या होता है, और इसमें बैगा लाड़ू गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सहरिया जाति, जो हमारे चंबल क्षेत्र में थी। ठीक है, ग्वालियर मुरैना वाले क्षेत्र में। इसकी जो नृत्य है लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी हमने कहाँ देखी थी? हमने बघेलखंड के क्षेत्र में भी देखी थी, बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी देखी थी। इसके लोकगीत अलग हैं, डिफरेंट है, लंगुरिया, जेवनार, गोठ और लीला। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए लगुरिया पूछ लिया गया कि लगुरिया लोकगीत किस क्षेत्र का है, तो क्षेत्र की दृष्टि से तो आपने बघेलखंड और बुंदेल, मालवा, निमाड़ में तो ये चीज पढ़ी नहीं थी, लेकिन जब आप जनजातीय साहित्य पढ़ते हैं तो उस दृष्टि में तो लोकगीत था ना, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके साहित्य की और परंपराओं में क्या है, इसमें हम देखते हैं गोठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, लंगुरिया, फाग, रसिया, गारी, रामायणी, रागिनी, बाजना गीत, खयाल, चकिया, सगड़ावत, बगड़ावत की लोक कथा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा गाथाओं के संदर्भ में। ठीक है, अन्य क्या है? अन्य कोई विशेष नहीं है, ये है कि सहरिया जो कहावतें होती हैं उसको केवत या केनात कहा जाता है, ये डिफरेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे क्या देखते हैं? भारिया जनजाति को देखते हैं। भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या हैं? प्रमुख नृत्य हैं भड़म, सैतम और कर्मा।
ठीक है, ये आपको भरम सैतम कर्मा कई जनजातियों में थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, पर किस में नहीं मिलेंगे वो आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनके लोकगीत क्या है, ये डिफरेंट है। उपजन, भावर, मंडवा, मटिया गीत, कर्मा और सुआ तो पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें भी आते हैं सुआ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो जो विशेष विशेष होंगे तो वो खास तौर पे पढ़ लीजिएगा। बाकी सुआ, कर्मा, सैला, सैतम ये आपको 2-3 उसमें मिल जाएंगे, तो आप एक पॉइंट बना के लिख दीजिएगा कि जैसे गोंड, ये जनजातियों में ये 3 चीजें सेम सेम है। या तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक टेबल बना के बता दूंगी किसमें कौन कौन सी चीजें सेम हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये विशेषता है इनकी बोलियों की, किस किस परिवार की है, भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं, ये है आपके लिए। अब इसमें और क्या है, इनकी साहित्यिक परंपराओं में, साहित्यिक परंपराओं में है कि कहावतों को, वहां मैंने क्या बताया था, केवात के नात बताया था, इसको यहाँ पर भारिया भाषा में कहावतों को अटका कहते हैं। ठीक है, अटका कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशल था इसमें। फिर हम पढ़ते हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति हमारे वही बघेलखंड के क्षेत्र में, इसके नृत्य हैं चटकोरा, ढांडल, जुरौती, गादली। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है ये। तो ये पूछ सकता है कि चटकोरा किस क्षेत्र का है या चटकोरा किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कोल, दहका दहकी, केहरा, है ना। लोकगीत में सजनई फगनई, झामटा गीत, फिर सोहर, हिंदली, कजली, टप्पा, मागर माठी, लेल चढ़ावा, जनमासा, लावा परोसना, पाछन्नी, गारी, सुहाग, सजनी, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर कोलों में क्या है, खास क्या है, कोलों में जो खास है वो है, अभी हमने केवात पढ़ा था, फिर हमने अटका पढ़ा, अब हमने पढ़ा कि इनकी जो पहेलियां होती हैं इनको किहनी या किहानी कहा जाता है। ठीक है, ये खास है इसमें, ये आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और कहावतें, कहावतों को उखान या कहनूत कहा जाता है। ये आपको बघेलखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है, कोल जनजाति के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और ये जो उखान वाला जो है ना, इसी में जो, जब हम बघेलखंड पढ़ रहे थे तो हम बाबूलाल दाहिया को पढ़ रहे थे ना, तो उनको इसी उखान की एक किताब है उनकी, या उखान के संदर्भ में उन्होंने काम किया है, तो उसमें उनको पद, मतलब कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है उनको। आप सर्च कर लीजिएगा बाबूलाल दहिया को। अब प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक जनजातीय साहित्य में कौन कौन से हैं, गोंडी साहित्य में हैं। गोंडी साहित्य में ये देखिए इनके नाम है, कुछ गोंडी लेखक है, मोती रावण कंगाली, सूर्यबल यादव और श्रीमती सुशीला। ठीक है, भील साहित्य में कौन कौन है, पेमा फाल्या, भूरीबाई और लाडोबाई। ठीक है, बैगा साहित्य में कौन कौन है, अर्जुन सिंह धुर्वे, वीरेंद्र कुमार श्याम और श्रीमती दुर्गाबाई। ये लोग हैं, किसी न किसी एग्जाम में इनके नाम पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में लोक कलाओं के संरक्षण में और जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। अब शासकीय संस्थाओं की भूमिका, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और वो संस्थाएं क्या क्या करती हैं, इसकी एक टेबल है इसकी एक टेबल है, वो हम आपको देखते हैं। अगर हमसे हो सकेगा तो उसकी हम व्यवस्थित टेबल आपको अगले पीडीएफ में प्रोवाइड, ऐप में डाल देंगे उसको। केवल मैंने यहाँ जानकारी के लिए केवल उन संस्थाओं के नाम लिखे हैं, फिर उन संस्थाओं के बारे में और आगे वो क्या करते हैं वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये लिखा है यहाँ पर तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो ये आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल। कौन है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में भोपाल में है लोकेशन। ठीक है, और ये कार्य करते हैं, ये तुलसी समारोह, जनजातीय चित्र प्रदर्शनी, ठीक है, शिविर, निमाड़ उत्सव, राष्ट्रीय, ये यहाँ राष्ट्रीय होना चाहिए था, राष्ट्रीय शिल्प मेला, है ना, लोक रंग। अब आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जो लोक रंग समारोह है वह किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आपसे प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि जो लोक रंग आपका
उत्सव है या लोक रंग समारोह है, कहाँ आयोजित होता है या फिर किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, चौमासा पत्रिका, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन में था ये, है ना। इसी की तरह संपादित किया जाता है। इसके संपादक का नाम जो है वो धर्मेंद्र पारे है। फिर अगली जो संस्था है वो है जनजाति संग्रहालय। ये जो आपको नाम बताए जा रहे हैं शासकीय संस्थाओं के, ये आपके आदिवासी के संदर्भ में भी हैं अभी। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपके लोक साहित्य के संदर्भ में होंगे। जनजातीय संग्रहालय, इसका एक अन्य नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी है। ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग में इसकी जो स्थापना थी वो नई दिल्ली में हुई थी, फिर बाद में इसको भोपाल में हस्तांतरित कर दिया गया था। ये आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय, ये आपको अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। खजुराहो में ये स्थान आपसे पूछा गया था कि इसका स्थान कहाँ पर है। ठीक है, छतरपुर में स्थापित है। फिर है अगली संस्था श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। फिर अगला है रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर। फिर है राजा शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर। फिर है टांटिया भीड़ संग्रहालय खंडवा। फिर है जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल। और अन्य है आदिवासी संग्रहालय पातालकोट। ठीक है, अब जब हम पीडीएफ इसकी ऐप में डालेंगे तो थोड़ी और हम व्यवस्थित डालेंगे कि इन सब के अंतर्गत क्या क्या कार्य है। वैसे कोई विशेष नहीं है, ये सब वही जनजाति के क्षेत्र में काम करते हैं, फिर भी हम एक कंप्लीट करने के लिए आपके पढ़ने के लिए डाल देंगे। आप जो लोक साहित्य के अंतर्गत जो आपका आ रहा है वो है, इसको ये बहुत जल्दी में वीडियो बनाया गया था आपके लिए, तो इसको अभी व्यवस्थित टाइप करने का भी टाइम नहीं मिला, बस आपकी जानकारी के लिए भी पढ़ा दे रहे हैं आपको कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग समाज सेवा कला साहित्य सिनेमा एवं संस्कृति की विविध विधाओं के क्षेत्र में स्थापित सम्मान। अब ये जो संस्कृति विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, ये इन क्षेत्रों में लोक कला को लोक कला को ये सम्मानित करता है और उनको बढ़ावा देता है। ठीक है, एक मिनट। तो कौन कौन से सम्मान है, और ये इसमें हम ये देखेंगे कौन से, जैसे अभी कुछ इसमें है जो हमको आदिवासी या जनजाति क्षेत्र से ही मिलेंगे, वो हम देखेंगे। राष्ट्रीय सम्मान क्या क्या है, कौन कौन से राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्रीय सम्मान है सबसे पहले हमारा महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, महात्मा गांधी सम्मान, ये वाला महात्मा गांधी किस विधा में मिला जाता है, गांधी विचार दर्शन में मिला जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप ये बस पढ़िएगा। कबीर सम्मान मिलता है भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए मिला जाता है। कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत नृत्य रंगकर्म रूपांकर कलाओं के लिए मिला जाता है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के लिए मिला जाता है। किशोर कुमार सम्मान अभिनय के लिए। तानसेन, ठीक है, ये उर्दू। ये देवी अहिल्या सम्मान, ठीक है, आलोक एवं आदिवासी पारंपरिक कलाओं के लिए। ठीक है, संस्था आपकी कौन सी है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। ठीक है, और पुरस्कार कौन से हैं, ये वाले। तुलसी सम्मान, ठीक है, तुलसी सम्मान लोक एवं आदिवासी पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए। शरद जोशी सम्मान, ठीक है, ये हम अभी यूनिट 9 में भी देखेंगे हम इसको। ठीक है, यूनिट 9 में भी हम देखेंगे। और कवि प्रदीप सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान, मानसिंह तोमर सम्मान। फिर हिंदी भाषा, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे उसमें, इसलिए हम अब आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं कि क्या कैसा है। वैसे आप देख लीजिए कि निर्मल वर्मा पुरस्कार, गुणाकर मूल्य सम्मान और हिंदी सेवा सम्मान, शिखर सम्मान। ठीक है, ये सारे यहाँ पर है। अब ये जो था ये आपको शॉर्ट में यहाँ पर अभी बताया गया है। इसकी डिटेल्स की जब पीडीएफ बनेगी इसकी जब डिटेल्स की पीडीएफ बनेगी तो आपको थोड़ा सा और व्यवस्थित मिलेगा और व्यवस्थित दिखाया जाएगा कि इसमें कैसा है। बस आपको एक ओवरव्यू दिया गया है कि हमारे यूनिट में ये था, तो इसको हमने ऐसे ऐसे अरेंज किया है। अब इसमें आपको और जो कुछ चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ में उसको अरेंज कर दूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कंटेंट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको क्या क्या किस यूनिट में क्या चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारे कंटेंट्स अवेलेबल करवा दूं, क्योंकि पेपर के लिए हमें बहुत कम समय मिल रहा है। हमें अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी 2-3 महीनों में पूरी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ताकि हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि हमें पेपर 1 की भी तैयारी करनी है। तो चलो, इसी के साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको
आपका बहुत बहुत बहुत